उसके बाद भी ये बोलने पे कि नहीं, जिद्दी होके बैठ गए तुम तो, ऐसे कि जैसे बपौती हो अपनी। गलत बात है। नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब वो और आप बात करेंगे डायरेक्ट। मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये दोनों है, ये दोनों मुझे बाहर चाहिए। ये दोनों है, ये मोहनलाल और इनको इनको ले जाओ आप। और आधे घंटे से पहले आने नहीं चाहिए, और ये घर भी नहीं जाने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बैग लेके निकल ले। ये बाहर जाके बैठ जाएंगे, जैसे भी करेंगे। हाँ दोनों, कैसे भी चलाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस तुम आधे घंटे से पहले। और घर नहीं जाओगे, ये याद रखना, दोबारा क्लास में आऊंगा जब मैं बाहर देखने आऊं, बाहर मिलने चाहिए। पूछ कुछ रहे, बोल कुछ रहे, अपने मर्जी से चिल्ला रहे, पता नहीं उग्रवादी बनने आए हैं यहाँ पे। चलिए। हाँ, इसीलिए लिमिट में रहना सीखो, फिर आपको लगेगा ना कि यार जब हम अपनी क्षमताओं का और अपनी बेनिफिट्स का गलत उपयोग कर रहे हैं तो फिर नुकसान आप ही का होगा। मानते नहीं है, पर आपको हर चीज में फिर वही लगता है कि सब कुछ मजाक है, चिल्ल है। नहीं लगेगा, आप यहाँ खड़े होके आपको देखोगे ना, आपको खुद को नहीं लगेगा कि यार सब कुछ इतना आसान है कि नहीं है। चलिए, बात हमारी क्या थी, मैं आपको फिर से वहां पर लेके आता हूं। हमने शुरू किया था मुद्दा कि ये अपने पास पॉइंट ओ है, और ये यहां पर एक पॉइंट, एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स हमने इधर लगाया, और हमने क्या कहा, इस वस्तु पर जब लग रहे कुल बलों की बात होगी, एफ नेट की बात होगी, तो एफ नेट क्या होगा, 0। इसके बाद अगर हम यहां पर पूछें कि टॉर्क नेट कितना होगा, तो बिंदु ओ के अबाउट अगर अपन टॉर्क निकालेंगे, तो ओ के अबाउट ये वाली दूरी को अगर मैं L/2 कहूंगा, तो यहां से ये कैसा टॉर्क होगा बेटा, क्लॉकवाइज। देखते से ही पता लगता होगा शायद अब क्लॉकवाइज, क्योंकि बल के कारण इस बिंदु के सापेक्ष ये छड़ ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। और इस क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन लिख देंगे माइनस का F/2। और ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लिख देंगे प्लस F/L/2। और ये क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद बात आती है कि अगर मैं यहां पर इस बिंदु पर यहां फोर्स लगाऊं एक F, और एक यहां फोर्स लगाऊं, तो हमने क्या कहा कि चूंकि अब भी यहां पर कुल टॉर्क क्या है, कुल बल क्या है, 0। पर जब हम यहां पर नेट टॉर्क की बात करेंगे, तो चूंकि बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग क्रिया रेखाएं हैं, तो इस बिंदु O के सापेक्ष जब हम यहां पर घुमाएंगे तो कैसा घूमेगा, इसको इसके सापेक्ष घुमाएंगे तो भी दोनों से क्लॉकवाइज। तो यहां पर ये नेट टॉर्क माइनस F/L/2 और माइनस F/L/2, और ये हो जाएगा माइनस का F या क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब मैंने माइनस को हटा दिया और सिंपल पीछे लिख दिया क्लॉकवाइज। अब यहां पर एक नोट मैं आपको समझाता हूं। नोट किस बात का है, नोट इस बात का है कि यहां जब कभी भी किसी भी वस्तु पर कुल बल 0 होगा, तब उस परिस्थिति में आप और हम यहां पर क्या परिस्थिति पाएंगे, हम कहेंगे कि यदि कुल बल 0 है, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण किसी भी बिंदु के सापेक्ष समान ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पर हम इस छड़ की बात कर रहे हैं, अभी हमने बलागुण किसके सापेक्ष निकाला, ओ के सापेक्ष ये निकाला, तो ये वाली दूरी भी, और यहां पर बलागुण का मान कितना आया, F/L क्लॉकवाइज। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर जब F नेट 0 है,
तो यही बलाघूर्ण प्राप्त होगा। वैसे तो जब एफ एल एफ नेट जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा ना, तो जब इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण ये आया है तो किसी अलग बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकालेंगे तो टॉर्क अलग आएगा, किसी और बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे तो टॉर्क फिर से अलग आएगा। हम बात कर रहे हैं कि यदि अगर एफ नेट जीरो है उस स्थिति में बलागुण इस ओ के सापेक्ष निकाला तो माइनस एफ एल आया। अगर आप चाहें तो इस बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे तो भी सेम आना चाहिए, या इस बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे तो भी सेम आना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मैं इस बिंदु के सापेक्ष निकाल लेता हूं। तो बल किधर लग रहा है, एक इधर एफ, एक इधर एफ, ये यहां पर ओ। अब इसका इसके सापेक्ष जब बलागुण की बात कर रहे हैं तो यहां इस बिंदु ओ ओ डैश के सापेक्ष निकालेंगे तो इस बल का बलागुण क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं। तो नेट टॉर्क यहां पर एक तो हो गया जीरो। अब इस बिंदु के सापेक्ष ओ डैश के सापेक्ष इस बल का बलागुण कितना हो जाएगा, यहां से यहां की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो माइनस। समझ रहे हैं। एक बार आप चाहें कि सर ये तो हो सकता है इस बिंदु के सापेक्ष आ रहा हूं, यहां पर कोई लेके देखते हैं बिंदु ए के सापेक्ष ले ले, तो हम यहाँ पर टॉर्क नेट ए के सापेक्ष ले लेते हैं। और यहाँ पर हम इस बिंदु से ये वाली दूरी l/4 मान लेते हैं और ये वाली दूरी 3l/4 मान लेते हैं। तो पहले तो बताइए ये वाला टॉर्क l/4 है ना, क्लॉकवाइज होगा बेटा, अरे होगा ना, ऐसे इस वाले के लिए भी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ इंटू l/4, और उधर ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू, तो फिर से टॉर्क कितना आएगा, माइनस का एफ एल। तो ये नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे तो अपने को समझ भी आ जाएगा। ये वाला तो लिखा हुआ, ये पॉइंट लिख ले आप। अब फूफा जी की तरह बैठेंगे वो एक दो दिन क्लास में कि सर हमें क्यों भगाया, ये भी दुख है। और बाकी जिन्होंने उनकी आड़ में मजे लिए, दो चार के चेहरे तो अभी उनके भी देखे हैं मैंने। ठीक है सर, देखते हैं अगली बार के लिए। एक आध दो लड़कियां भी लगी हुई थी। मानते नहीं है पर। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन है,
सबसे पहला काम तो आपको ये बताना है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर जो हमने बल दिखाए हैं, इनको देखकर क्या कह सकते हो? क्या ये दिखाए गए बल बल युग्म है या नहीं है? बल युग्म होने के लिए दो क्वालिटी चाहिए, दोनों है कि नहीं है? परिमाण बराबर दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर दिशा विपरीत है, और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, एक बल की क्रिया रेखा ये यहाँ पर मौजूद है कुछ इस तरीके से, और एक बल की क्रिया रेखा यहाँ इस तरीके से मौजूद है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समपाती नहीं है, इसीलिए निश्चित तौर पर ये दोनों बल बल युग्म है। आपको क्या ज्ञात करना है? तो इसमें लिख लो, तो ज्ञात करो नंबर 1, कुल बल आघूर्ण। कुल बल आघूर्ण ए, ओ, बी व सी के सापेक्ष। 4 FL सबके सापेक्ष सेम, क्यों? एफ नेट 0 है, तो कैलकुलेट करके देख लें, एक आध दो पॉइंटों की अबाउट कैलकुलेट करके देख लें, हर बिंदु के सापेक्ष सेम आना चाहिए। सेम क्यों आना चाहिए? हमने जस्ट ऊपर पॉइंट लिखा है, एफ नेट 0 होगा, तो किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकाला जाए वो समान ही आना चाहिए। तो यहाँ देखने पर अपने को बल, कुल बल 0 मिल ही रहा है। तो सबसे पहले ए के अबाउट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क नेट बिंदु ए के सापेक्ष इस वस्तु पर, और बल जो लग रहे हैं, एक तो ए पर लग रहा है तो ये हो गया 0, और एक यहां से 12 दूरी पर लग रहा है, ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉक। तो ये हो जाएगा प्लस का, जो लंबवत बल है वो है 2F, और जो दूरी है वो है 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 4F। ऐसे ही चेक करने के लिए यही नेट टॉर्क हम ओ के सापेक्ष भी निकाल कर देख लेते हैं। तो ओ के सापेक्ष यहां से ये क्लॉकवाइज कितना बेटा? प्लस का 2F इंटू एल, और ये वाला भी यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस का 2F इंटू एल। तो यहां से फिर से आंसर अपने को 4FL मिल जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं, या लिखा हुआ है ऑलरेडी कि भाई जब जब ऐसा होगा तो अपने को बलागुण 0 ही मिलेगा, मतलब सेम ही मिलेगा प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष। नोट करके नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दो पॉइंट लिखेंगे। हाँ, सब सेम ही आएगा बेटा, सी के सापेक्ष भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, आंसर सेम ही रहेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सी के सापेक्ष ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 2F इंटू एल, और एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 2F इंटू 3L। तो 2F इंटू 3L यानी 6FL तो प्लस का, और 2FL माइनस का, तो जोड़ेंगे तो 4FL ही आएगा वो। नोट नंबर 1 में हम लिखना शुरू करते हैं। दृढ़ पिंडों के लिए दृढ़ पिंडों के लिए
दृढ़ पिंडों के लिए कुल शून्य बलों के साथ कुल शून्य बलों के साथ दृढ़ पिंडों के लिए कुल शून्य बलों के साथ कुल अशून्य बल आघूर्ण प्राप्त करना, कुल अशून्य बल आघूर्ण प्राप्त करना, कुल अशून्य बल आघूर्ण प्राप्त करना संभव है। इसका मतलब यह है कि हम किसी वस्तु पर अगर कुल बल 0 कह दें तो क्या बलाघूर्ण भी 0 होना जरूरी है? तो हम कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहां इस परिस्थिति में देखेंगे तो कुल बल 0 है, पर यहां जब बलाघूर्ण की बात करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 4FL आ रहा है। तो आप इसके उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, उदाहरण बल युग्म, उदाहरण बल युग्म। बल युग्मों की परिस्थिति में वस्तु में स्थानांतरी गति नहीं होती है क्योंकि बल कुल बल 0 हो जाते हैं, परंतु बलाघूर्ण वहां मौजूद रहता है, इसीलिए वो किसी एक बिंदु के परितः घूमता सा नजर आता है अपने को। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, दृढ़ पिंडों के लिए दृढ़ पिंडों के लिए कुल बलाघूर्ण 0, कुल बलाघूर्ण 0 होने की स्थिति में कुल अशून्य बल, कुल अशून्य बल होना संभव है। कुल अशून्य बल होना संभव है। इसका मतलब क्या है? क्या संभव है कि नहीं है? है। कैसे संभव है? कोई भी उदाहरण, कुछ भी। हाँ? क्रिया रेखा पर ही बल लगा देंगे तो उससे कुल बल 0 हो जाएगा और कुल बलागुण भी 0 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बलागुण तो 0 हो, लेकिन एफ नेट 0 नहीं होना चाहिए। दोनों की इनकी जैसे, मतलब मैं क्या बना दूं, ये जो डायग्राम बन रहा है इसमें ऐसे ऐसे तो यहां इस परिस्थिति में ओ के सापेक्ष बलागुण 0 है ना। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ओ के सापेक्ष बलागुण, क्योंकि ये वाला बलागुण इसे कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। और ये वाला तो बलागुण 0 हो जाएगा, पर यहां पर एफ नेट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, F1 और F2। तो एफ नेट बराबर F1 प्लस F2। यानी कुल मिलाकर इसकी परिस्थिति कैसी है, इसका एक उदाहरण मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक द्रव्यमान M1 है, ये क्षण एक द्रव्यमानहीन क्षण ली, ये द्रव्यमान F2 लिया और इस निकाय को छोड़ दिया। जब हम यहाँ पर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर दोनों पर बलाघूर्ण क्या होगा? 0। सही बात है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर नेट टॉर्क तो क्या हो जाएगा? 0। पर जब अब यहाँ पर एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू। तो इसके उदाहरण में आप यहाँ पर लिख लें, हाँ, R 0 हो तब कैसे पॉसिबल होगा? मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर ये कोई छड़ है और यहाँ पर अगर मैं बल लगा दिया ऐसे, तो अगर यहाँ बल लगा दिया तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगता है बेटा। प्रतिक्रिया बल लगेगा तो ये बल और ये प्रतिक्रिया बल कैंसिल हो जाएगा, तो कुल बल भी 0 हो गया और कुल बलागुण भी 0 हो गया।
ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आप लिख लें इसमें मुझे मासेस सेम लेने पड़ेंगे वरना चक्कर पड़ जाएगा। एम नॉट सेम मास ले लो, तो यहाँ पर एम नॉट कर देते हैं। ये उदाहरण ऐसा कैसे ही बना लो, चित्र बना लो ऐसा कैसे। एक मिनट जाना, वो बाहर खड़े हैं इधर उधर कहीं, बैग लेके निकल गया हूँ। और दूसरा वाला एक बार जा, कोई जा। इसको कहते हैं फिर फूफा जी बनना। अगला टॉपिक, अब हमारा अगला हेडिंग लिखेंगे घूर्णन साम्य। घूर्णन साम्य। और इसमें लिखिएगा, मतलब घूर्णन साम्य का मतलब क्या है। जैसे अपन स्थानांतरी गति में स्थानांतरी साम्य अवस्था की बात करते थे, तो हम क्या कहते थे, स्थानांतरी साम्य अवस्था ये भी फुआ जी बनाएगा, नहीं आएगा। नहीं आ रहा, मैं बोल देता हूँ एक बार भाई। वो सामने बैठा है क्या, ओए नेता आजा। वो भी तो बैठा है, मोहनलाल भी तो, दोनों ही बैठे हैं। चिंगू बिंगूस, अजीब ही है आदमी है। आजकल के बच्चों का भाई बहुत खराब काम है। अब 2 दिन बोलेगा मैं डिप्रेस हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। स्थानांतरी साम्य अवस्था की बातें हम क्या किया करते थे, हम कहते थे कि यदि किसी भी वस्तु पर कुल बल, जैसे यहां से F1 लगा, F2 लगा, F3, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बातें हम करते थे। और यहां पर क्या हो जाएगा कि जब F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश, F4 सदिश और इस प्रकार से जब बहुत सारे बल होंगे और सभी बलों का योग क्या होगा, शून्य, यानी इसको हम लिखते थे सिग्मा एफ बराबर 0, तो इस स्थिति को कहते थे साम्यावस्था, स्थानांतरी साम्यावस्था। अब यही चीज यहां पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि अगर यहां किसी ओ के सापेक्ष इस पर लग रहा है F1, F2, F3, इस प्रकार से F4, और जब सभी बलों के कारण यहां पर जो टॉर्क आएगा, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क 4, अगर ये टॉर्क, कुल टॉर्क जो आएगा नेट टॉर्क, ये क्या हो जाए, 0, तो इसी अवस्था को क्या कह दिया जाएगा, घूर्णन साम्य। और इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि टॉर्क नेट बराबर आई अल्फा। तो अगर नेट टॉर्क क्या है, 0, तो अल्फा भी क्या होगा। और यहीं से हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसको यांत्रिक साम्य कहते हैं,
जब जब यांत्रिक साम्य आपको कह दिया जाएगा, यानी कोई वस्तु जैसे यहाँ पर ये ही कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु को ऐसे रख दोगे, सवाल दिया जाएगा कि एक बड़ी कोई वस्तु छड़ या कोई भी इस प्रकार से रखी है, तो इस पर कुछ चीजें वो पता करने को देगा। अब जब ये वस्तु रखी है तो मुझे बताए क्या ये चल रही है? नहीं। तो आप यहां पर क्या कह देंगे कि ये वस्तु यांत्रिक साम्य की अवस्था में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, ये चल भी नहीं रही है, तो इस पर कुल बल भी जीरो, और ये घूम भी नहीं रही है, इसीलिए इस पर कुल बलागुण भी। और इन दोनों अवस्थाओं को मिलाकर कुल यांत्रिक साम्य की बात की जाती है। यानी मैं बलों की भी साम्य अवस्था की बात करूंगा। जैसे मान लो यहां पर एक कोई भी चीज हो गई, ये इस तरीके से, ये पेन ही रख दिया अपन ने, ये पेन इस तरीके से हिंज पर रख दिया अपन ने। अब अपन ने रख दिया ये पेन, और यहां पर कहेंगे कि ये इसकी साम्य अवस्थाओं में कुछ चीजें पता करनी होगी। क्या क्या? पहला कि इस सपोर्ट के कारण कितना नॉर्मल होगा, एक तो वो पता करना है। इस वाले सपोर्ट के कारण कितना नॉर्मल होगा, वो हमें पता करना है। यानी दो अज्ञात चीजें मुझे पता करनी होगी। और आप सब जानते हैं कि जब दो अज्ञात चीजें पता करनी होती है तो समीकरण भी कितनी पता होनी चाहिए? दो। अब दो समीकरण में अगर मैं सिर्फ बलों के साम्य की बात करूंगा तो मुझे कितनी समीकरण मिलेगी? एक। क्योंकि बलों का साम्य तो मुझे क्या बताएगा कि इस पर कुल बल जीरो है। तो अब मैं यहां से एक और चीज अब यहां पर विस्तार से इसमें यूज करूंगा, वो कौन सी? बलागुण। मैं इस पेन का बलागुण भी क्या कर दूंगा? जीरो। तो बल भी जीरो, बलागुण भी जीरो, क्योंकि ये न घूम रही है ना चल रही है। दोनों यहां पर साम्य, और इसी साम्य की अवस्था को क्या कहा जाता है? यांत्रिक साम्य। अरे हाँ, कैसे यूज करना है? बलों की बातें तो आप जानते हैं, सिंपल बात करेंगे तो भी आपको ठीक लगेगा। बलागुण कैसे जीरो करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। कि जब बल यहां पर जीरो होंगे तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बलागुण किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाला जाए, समान आएगा। अरे हाँ, और वो बलागुण जो समान आएगा वो कितना आना चाहिए? जीरो। यानी किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप उसका बलागुण निकाले, आपको बलागुण जीरो ही प्राप्त होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये एक छड़ है, ये यहां पर एक सपोर्ट है, ये एक यहां पर सपोर्ट है, और इन दोनों सपोर्टों के साथ ये छड़ यहां कोई m द्रव्यमान की छड़, l लंबाई की छड़ यहां रखी है आराम। और कहा गया कि ये छड़ चूंकि इन दोनों सपोर्टों पर रखी है, और आपसे कहा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इस सपोर्ट के द्वारा लगने वाला बल और इस सपोर्ट के द्वारा लगने वाला बल N1 व N2 ज्ञात करो। अब आप देखकर यहां सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि ये छड़ घूम रही है क्या, चल रही है क्या? क्या इसे यांत्रिक साम्य कह दूं? यांत्रिक साम्य कहकर क्या कुल बल जीरो कर लूं? क्या कुल बलागुण भी जीरो कर लूं? कुल बल जीरो अगर है, कुल बल जीरो अगर मैं कर सकता हूं, तो इस छड़ पर लग रहे इस संपूर्ण द्रव्यमान को कहां केंद्रित माना जाएगा? द्रव्यमान केंद्र पर। और वहां क्या लगाया जाएगा? मान लिया ये नॉर्मल मैंने बिल्कुल किनारे पर लगाया है, और ये मान लिया यहां पर एक्स दूरी पर लगाया है ना, ऐसे ही समझने के लिए मान लिया। तो अब कुल बल जीरो कैसे करेंगे बेटे? तो क्या लिखेंगे? पहला, यहां पर स्थानांतरी साम्य की बात कर दी है। स्थानांतरी साम्य क्या कहता है? एफ नेट बराबर जीरो। तो यहां पर नीचे की ओर के कुल बल बराबर ऊपर की ओर के कुल बल। तो क्या ये स्थानांतरी साम्य की अवस्था आ गई? और आपने क्या सीखा है कि एफ नेट जीरो होने की परिस्थिति में टॉर्क बलागुण प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष क्या मिलेगा? समान। अब प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष समान मिलेगा तो अब अपन घूर्णन साम्य की बात करते हैं। घूर्णन साम्य, घूर्णन साम्य में टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए? जीरो। टॉर्क किसके सापेक्ष निकालें? किसी के भी सापेक्ष। आपका जवाब होना चाहिए किसी के भी सापेक्ष, जहां से जिसको अच्छा लगता है। कारण कि कोई किसी के भी सापेक्ष निकाले, सबका आंसर बहुत बढ़िया। पर हम किसके सापेक्ष निकालते हैं? जहां से हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान होगा। हमारा मुद्दा क्या है इस सवाल में? हमारा मुद्दा है N1 व
N2 ज्ञात कर। और N1 N2 की एक समीकरण मुझे पहले से ज्ञात है। तो अब मैं यहां पर अगर चाहता हूं कि N1 और N2 ज्ञात करूं, तो मैं पता है क्या कोशिश करता हूं, मैं जहां से N1 या जहां से N2 पार हो रहा होता है, उनमें से ही किसी एक बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकाल लेता हूं। पता है क्यों? अभी सॉल्व करके देखते हैं। N1 के सापेक्ष माना कि मैंने बलागुण निकालना चाहा, हाँ के ना? ये दूरी कितनी? L/2 माइनस एक्स, आया ना? इस बिंदु के सापेक्ष में बात कर रहा हूं, तो मैं बला घूर्णन साम्य के लिए लिख देता हूं N1 के सापेक्ष, या N1 जहां लग रहा है उसे A नाम दे देता हूं, N2 जहां लग रहा है उसे B नाम दे देता हूं, तो मैं लिख देता हूं A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष N1 का बला घूर्ण 0, इस A के सापेक्ष mg का बला घूर्ण माइनस mg इंटू L/2 माइनस एक्स। कोई बोलेगा माइनस क्यों आया? कि जब हम A के सापेक्ष इस mg को लगा रहे हैं छड़ के द्रव्यमान केंद्र पर, तो छड़ के कहां आने की प्रवृत्ति है? नीचे। और जिस बिंदु के सापेक्ष में यहां mg की बात कर रहा हूं, वहां से वहां की दूरी कितनी है? और जो बल है वो बल क्या वहां उसके लंबवत है कि नहीं है? इसके बाद इसी बिंदु के सापेक्ष जब मैं N2 की बात करूंगा, तो N2 इसे किधर लेके जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बल कितना, दूरी कितनी? L-x। बेटा यहां से यहां की दूरी, ये टोटल L। तो ये वाली दूरी मात्र A से B की, और यही किसके बराबर? ऐसा करने से पता है क्या हुआ? N1 वाला इस समीकरण में से जो वैल्यू आना था वो 0 के साथ चला गया, और N2 वाली वैल्यू यहां से सीधा आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? तो गौर से देखेंगे, ये माइनस वाला हिस्सा है, इसको 0 के इधर ले आऊं, प्लस कर दूं, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? N2 ब्रैकेट L-x, और ये हो जाएगा प्लस का ऐसा, और मैं यहां से N2 का मान निकाल दूंगा। N2 बराबर mg अपॉन L-2x अपॉन 2 टाइम्स L-x। और अब अगर मुझे N1 भी निकालना है, तो सबसे बेहतर उपाय इस N2 को यहां रखकर N1 निकाल लूं। कोई दुख? तो इसलिए हम यहां पर जो बातें हमने की है उनको देख पाते हैं कि जब कभी भी, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो छड़ रखी है दो सपोर्ट्स के साथ रखी है, ये न घूमेगी न चलेगी, तो मैं हमेशा यहां पर एक समीकरण तो ये लगा देखूंगा कि जितने भी यहां पर बल लग रहे हैं, उन सभी बलों को साम्य में लाने की कोशिश करूंगा। यहां साम्य में लाना आसान क्यों है? क्योंकि बल या तो ऊपर है, या तो ऊपर वाले समस्त बलों का योग बराबर, और बलागुण के लिए आपको फ्रीडम दे दी कि बलागुण निकालना आपको आना चाहिए, पर किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण आप निकाल सकते हो, और प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष बलागुण 0 आना चाहिए। कोई किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाले, N1 का या N2 का मान सबके लिए क्या आएगा? सेम, 100% सेम आएगा। तो पहले ये बेसिक प्रोसेस लिख लो, हम सवालों पर बात करेंगे। पिछले में था क्या कुछ?
लिख लिया ये वाला? अब तो लिख लिया होगा। चले। चलिए देखें अगले सवाल को और सोचिएगा एक बार क्या कैसे करना है। बेटा एक जैसे पार्क वगैरह में होता है वो सीसॉ होता है। सीसॉ मतलब जिस पर अपन ऐसे एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है, एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है, ऐसे ऊपर नीचे वो झूलते हैं। और उनमें सिमेट्री क्या होती है, पार्क वगैरह में बिल्कुल ऐसे गड़बड़ नहीं करते वो। जो सपोर्ट लगाते हैं ना, सपोर्ट वो बिल्कुल बीचों बीच लगाते हैं। तो इस टोटल सीसॉ की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। उसके बिल्कुल केंद्र पर अपन ने वो सपोर्ट लगा रखा है। ठीक है। इधर भी एक बच्चे के बैठने की व्यवस्था होती है और इधर भी एक बच्चे के बैठने की व्यवस्था होती है। तो इस व्यवस्था में यहां तो जो 10 किलो का बच्चा है ये बिल्कुल किनारे पर बैठा है, और इस तरफ मैं यहां पर 15 किलो का बच्चा बैठाना चाहता हूं। अब आप जानते हैं 15 किलो का बच्चा अगर मैं बैठाऊंगा तो वो ज्यादा बलागुण उत्पन्न करेगा कि नहीं। तो ये सीसॉ हमेशा किधर झुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि साम्य यहां हो, और इसीलिए मैंने इस 15 किलो वाले बच्चे को इस जगह से एक्स दूरी पर बिठाया। और मैंने कहा कि मैं इसको पूरा, यहां से यहां की कुल दूरी कितनी है बेटा, 2.5। मैंने कहा कि इसको 2.5 पे बिठा दूंगा तो यही जीतेगा कि नहीं जीतेगा हमेशा। अरे 15 किलो वाला जीतेगा ना। मैंने कहा कि ये किस दूरी पर बैठे,
15 kg के बच्चे की सपोर्ट से दूरी ज्ञात करो ताकि साम्यावस्था प्राप्त हो जाए। साथ ही सपोर्ट द्वारा लगाया गया संपर्क बल, यानी सपोर्ट द्वारा कितना संपर्क बल लग रहा है, एन भी ज्ञात करो। कैसे दुखी हो रहा है भाई तू? नहीं नहीं, बढ़िया नहीं है ये, दोनों दुखी है ये। दो दोस्त थे, दोनों बहुत दुखी थे। 1 पॉइंट। होगा बेटा। हाँ कि ना, सबसे पहले हम बलों के साम्य अवस्था की बात कर ले। बलों की साम्य अवस्था में, बलों की साम्य अवस्था में यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यहाँ बल है कौन कौन सा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो क्या है, यानी इस पर नीचे गुरुत्वीय बल इस 15 किलो पर, यानी मैं ये यहाँ पर झूला बना देता हूँ। ये इस झूले का केंद्र हो गया, और केंद्र से बिल्कुल ऊपर की ओर क्या हो गया, एन। ये यहाँ पर इस किनारे पर 10 किलो का बच्चा बैठा हुआ है, तो इस पर इधर क्या हो गया, 10 G। और ये यहाँ पर अपना एक 15 किलो का बच्चा बैठा हुआ है, तो इस पर नीचे क्या हो गया, 100
50 या 15 G। अब कुल बल साम्य अवस्था के लिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर लग रहा कुल बल कौन और नीचे लग रहे कुल बल कौन, 15 + 10 × G, यानी कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। पहली चीज। अब मुझे क्या बताना है, यहां से यहां की दूरी x। दूरी x बताने के लिए मैं किस प्रॉपर्टी का यूज करूं, बलागुण। सारा निकाय कैसा होना चाहिए, साम्य अवस्था में। और अगर साम्य अवस्था में होना चाहिए तो टॉर्क भी क्या होगा, कुल 0। नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0। अब किस बिंदु के सापेक्ष, मुद्दा बस ये है कि किस बिंदु के सापेक्ष टॉर्क लिखा जाए ताकि आसानी से कौन प्राप्त हो जाए, एक्स। अब किस बिंदु के सापेक्ष लिखे तो सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, एक्स कौन है, एक्स यहां से यहां की दूरी है। तो बेहतर क्या है, या तो आप अगर एक्स निकालना चाहते हो तो सबसे बढ़िया यही है कि एन के सापेक्ष, यानी इस सपोर्ट के सापेक्ष बलागुण लिख लें, यानी इसको ओ नाम दे देता हूं। तो ओ के सापेक्ष जब बलागुण लिखूंगा तो नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा, हाँ के ना, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस कितना, 150 × x। कितने बल हैं, 3 में से पहले का बलागुण, दूसरे का बलागुण लिख चुके, अंत में ये बचा। किसके सापेक्ष बात कर रहा हूं, ओ के सापेक्ष। तो ओ के सापेक्ष मैं लिख देता हूं, ओ के सापेक्ष। तो ओ के सापेक्ष इसका बलागुण कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब माइनस कितना, 100। कितनी दूरी यहां से यहां की, 2.5। और ये क्या होना चाहिए, आ जाएगा एक्स आसानी से। तो सिंपल सा काम, एक्स बराबर ये इससे गुणा हुआ, 250 से गुणा होके 250/150, 5/3 मीटर। चलिए एक और सवाल की बात करते हैं। कोशिश करना इस अगले सवाल को सॉल्व करें। बलों का साम्य आराम से लिख सकते हैं, बस जो हम टॉर्क कुल बल आघूर्ण लिखते हैं उस बलागुण में हम चुनना चाहते हैं। अब ऐसा मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सब लोग इसी बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकालें, कोई इसके सापेक्ष भी बलागुण निकालता तो भी उसका आंसर आता, उसके सापेक्ष निकालता तो भी उसका आंसर आता, है ना। तो इच्छा हमारी अपनी होगी। जनरली जब जब हम किसी सामान्यतया सवाल पर जाएंगे तो इस मध्य में जो भी बिंदु होगा उसके सापेक्ष निकालना आसान लगता है, तो कोशिश करें उसी के सापेक्ष निकालें, ठीक है। उससे अपने को थोड़ी चीजें कंफर्टेबल, या हर बार एक पैटर्न फॉलो करते हैं ना तो सवाल में अपनी स्पीड बढ़ जाती है, तो एक सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। चले, यहाँ पर एक इस प्रकार से वही सेम पार्क में लगा हुआ झूला है, ये इसका केंद्र है जिसको मैं ओ से व्यक्त कर रहा हूं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि इस केंद्र को ओ से ना सी से लिख देते, सी फॉर सेंटर। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि ये सपोर्ट यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस है, कहीं दूर।
सपोर्ट इस तरीके से है कि सपोर्ट से इस एक किनारे की दूरी तो है 10 मीटर, और इस एक किनारे की दूरी है 6 मीटर, यानी इस कुल छड़ की लंबाई कितनी हो गई? 16 मीटर। सी मैंने कहा दिखाया है? सेंटर ऑफ मास पे, मध्य बिंदु, उस छड़ का मध्य बिंदु, यानी सी की स्थिति क्या हो जाएगी? 8 मीटर। समझ रहे हैं? सपोर्ट कहां लगाया है? उस सिरे से 10, इस सिरे से 6, पर सी कहां बनाया है? 8 पे। समझ रहे बात को? इसके बाद अब यहां पर कहा है कि एक बच्चा इधर ए, ये ए नाम का बच्चा 1 मीटर छोड़कर यहां बिठा दिया। एक बी नाम का बच्चा, एक बी नाम का बच्चा ये भी 1 मीटर छोड़ के यहां बिठा दिया। इस वाले बच्चे का जो मास है वो है 20 किलो, और जो ये यहाँ पर ये चीज है ना, इसका मास है 40 किलो। यानी पिछले में तो मैंने द्रव्यमान, नगण्य द्रव्यमान की लिख दी थी, पर अभी इस क्षण में भी मास है। तो देखो वापस से, ये यहाँ पर सपोर्ट जो है इधर 10 मीटर, इधर 6 मीटर, ये इसका केंद्र, दोनों तरफ 8-8 मीटर। बच्चे जो है 1-1 मीटर का गैप छोड़ के बैठे हैं। इस बच्चे का मास 20 किलो और इस पूरी छड़ का मास 40 किलो। लिखेंगे साम्यावस्था होने की स्थिति में, साम्यावस्था होने की स्थिति में, साम्यावस्था होने की स्थिति में बच्चे बी का द्रव्यमान ज्ञात करो। थोड़ा आसान लगेगा अगर यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे दे, इसको ओ नाम दे देते हैं, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो इसका ओ उपयोग कर लेना। सी इसका द्रव्यमान केंद्र है, ए और बी। ठीक है। बस कर।
इस छड़ पर नीचे की ओर कौन कौन से बल हैं? एक तो दोनों बच्चे जो बैठे हैं उनका भार बल, और उस छड़ का खुद का भार बल। तो हम यहां पर सबसे पहले इस पर नीचे की ओर एक बल लगाएंगे, कितना? 200 न्यूटन। एक बल यहां लगाएंगे, कितना? mg। एक बल इस सी पर द्रव्यमान केंद्र पर लगाएंगे, छड़ का mg यानी 400। और एक यहां से किधर लगेगा? ऊपर, m। तो हमारी एक तो स्थानांतरित साम्य की क्या इक्वेशन हो जाएगी? स्थानांतरित साम्य ऊपर की ओर लग रहा बल बराबर इसके बाद, चूंकि अब आप जानते हैं कि अभी हमारा काम पूरा कहां हुआ, हमें तो एम निकालना था, पर यहां इस एन ने उलझा दिया हमें। तो समझ रहे बात को, हमें एम निकालना था पर इस एन ने उलझा दिया। तो हमारा यहां से दूसरा जो काम, जो हमारी मदद मिल सकती है, वो उस घूर्णन साम्य से मिल सकती है। और घूर्णन साम्य क्या कहता है बेटा? कुल टॉर्क किस बिंदु के अबाउट? किसी भी बिंदु के अबाउट। बस बिंदु ऐसा चुनना कि एन आ जाए। समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं चुन ले कि यही इसी के अबाउट, ओ के अबाउट आप बलागुण लिखे, क्योंकि ओ के अबाउट बलागुण लिखा तो एन का बलागुण 0, तो उस समीकरण से एन पता लगना फिर शायद संभव नहीं है। या पता लग भी जाएगा, पता लग भी जाएगा, एम आ जाएगा, सीधा एम आ जाएगा। भाई अगर देखो हमारे सामने समस्याएं कौन कौन है, एक तो एन समस्या है और एक एम समस्या है। अगर मैं इस ओ के अबाउट टॉर्क लिखता हूं तो एन का बलागुण, तो सीधा सीधा मुझे क्या भी मिल जाएगा वहां से, एम। ये भी बढ़िया उपाय है, ये भी अच्छा उपाय लग रहा है। तो क्यों ना हम इस ओ के सापेक्ष ही लिख दें, ओ के परितः जड़त्व, ओ के परितः बलागुण। अब ओ के परितः बलागुण, तो यहां से एन का बलागुण 0। यहां से यहां की दूरी बता सकते हो, ये वाली 2, क्योंकि टोटल 10 और यहां से यहां का 8, तो ये कितना? 2। एन को छोड़कर कितने बल, यानी कुल कितने बल है पहले तो ये बता दो? 4। एक 200, एक 400, एक mg और एक n। और जब हमने o के सापेक्ष लिखा तो o के सापेक्ष n का बलागुण, इस c पर लगने वाले का बलागुण, प्लस के माइनस? क्यों? एंटी क्लॉकवाइज, ये इसे यू घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा प्लस 400 इंटू 2। ये वाला बलागुण, ये कितनी दूरी यहां से यहां की? 9, क्योंकि टोटल 10 है उसमें से ये 9 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 200 इंटू 9। नहीं, और अंत में क्या लिखें? माइनस mg इंटू 5। क्यों 5? क्योंकि यहां से यहां की तो पूरी दूरी 6 है, 6 में से एक घटा दो, ये वाला 5, तो माइनस mg इंटू 5। और ये किसके बराबर? 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 400, 800, 800 और 1800, 2600, 2600 बटे 10 नहीं 50, 52 kg।
क्या कहा गया है, बिल्कुल एक छड़ को दो रस्सियों से टांग दिया है ऐसे, छड़ बिल्कुल साम्य अवस्था में यहां पर है, और साथ में जो छड़ है उसका द्रव्यमान m और छड़ की कुल लंबाई l बता दी, और कहा कि छड़ के केंद्र से इधर यहां पर कहीं पर एक छोटा m द्रव्यमान और लटका दिया। और अब इस कारण T1 और T2 जो भी प्राप्त होंगे उस T1 T2 का मान ज्ञात करना है। काम बिल्कुल वही है, बल लग रहे हैं, साधारण बल लग रहे हैं, कुल बल जीरो करके एक समीकरण प्राप्त करो। काम में आना है उस समीकरण को या नहीं आना है वो डिसाइड, जैसे यहाँ पर ये समीकरण बनाई पर इसका कोई काम, तो वो आएगा काम में या नहीं आएगा ये अपने को नहीं पता लगेगा, हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे सिंपल। तो आप साधारण पैटर्न से सॉल्व करें, T1 T2 का मान ज्ञात करने की कोशिश करें। T1 T1 है 5 mg/4 और T2 3 mg/4, सही है। सबसे पहले क्या आपने यहाँ पर स्थानांतरित सामने की समीकरण लिखी है क्या? नीचे कौन कौन सा बल लगा है? नीचे एक तो यहाँ पर इस द्रव्यमान पर लगने वाला mg, और यहाँ इस छड़ के द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला, तो नीचे कितना हो गया और ऊपर कितना हो गया, तो T1 प्लस T2 बराबर, एक समीकरण तो ये लिख ली, सही। अब संकट ये है कि जब तक T1 और T2 में से कोई एक पता नहीं लगेगा तब तक हम दूसरे को भी पता नहीं लगा सकते। अब T1 और T2 में से कोई एक चीज पता लगाने के लिए हमें बलागुण का उपयोग करना पड़ेगा, और बलागुण में हम जानते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम का टोटल बलागुण क्या होना है, किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकालूं वो जीरो ही आना चाहिए।
अब किस बिंदु के सापेक्ष निकालें कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। 4 बिंदु हैं हमारी चॉइस के, एक तो ए चाहूं, बी चाहूं, सी चाहूं या ओ चाहूं, इन चारों में से किसी के भी सापेक्ष लिख सकता हूं। आप बोले ए, बढ़िया, ए के सापेक्ष, बहुत बढ़िया। तो ए के सापेक्ष जब अपन बात करेंगे तो ए के सापेक्ष T1 का बला गुण, फिर ए के बाद यहां पर आया mg का बला गुण, mg इंटू L/4, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इस वाले का mg इंटू L/2, ये भी क्लॉकवाइज। इस वाले का T2 इंटू L, ये एंटी क्लॉकवाइज, बराबर 0। सॉल्व कर लें, L सब जगह कॉमन लेके उड़ा दो, यहां बच जाएगा माइनस का mg/4 और यहां बच जाएगा माइनस का mg/2। तो T2 बराबर उधर जाकर प्लस का mg/4 और mg/2, तो 3mg/4। और जैसे T2 का मान यहां रखेंगे हमें T1 भी मिल जाएगा 5mg/4। ELP आज भी नहीं मिली ना आपको? आप अगर फोन से टेलीग्राम से कर सकते हैं तो ELP 6 में क्वेश्चन 7 तक करें। 5 तक तो पूरी, और ELP 6 में सवाल नंबर 7 तक। कल डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में इन सारी को, पर डिस्कस कहां से करेंगे, सबको नहीं मिलेगी जहां तक। कैसे करोगे भाई लोग? टेलीग्राम से कहां कर रहे हैं सब लोग? क्या बोलते हो, होगा? क्योंकि चक्कर पड़ जाएगा फिर, बहुत लंबे टाइम तक डिस्कस नहीं करेंगे तो न डिस्कशन में मजा आएगा। ठीक है, आज देखना यार टेलीग्राम से, और जिसके पास नहीं हो ना उपलब्ध टेलीग्राम, वो किसी दोस्त की मदद से प्रिंट लेके करवा लें। बाहर तो इंग्लिश वाली मिल रही है। देखना यार, ये व्यवस्था करना। ठीक है, धन्यवाद।